हाय जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। और भाई साहब, देयर इज नो स्टॉपिंग इंडियन इक्विटी मार्केट्स। क्या मूव्स! आज हफ्ते की शुरुआत हुई, फिर आधा % उछाल के साथ सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। जबकि फ्राइडे को यूएस से मिला जुला हैंडओवर आया था, थर्सडे को बढ़िया था, तो हमने अपने सेशन में फ्राइडे को बहुत तगड़े एक तरफा मूव्स दिखाए थे और डिप्स भी आए थे, तो बढ़िया तरीके से खरीदे गए। दिन के हाईस पे 1.5% मजबूती के साथ बंद हुए थे और उसके ऊपर आज फिर आधे % का उछाल। हमने इससे पहले वो 25,850 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए थे और आज 25,950 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू दिए। किसिंग डिस्टेंस दूर है हम अब वो 26,000 के जादुई आंकड़े से। मतलब एक और वो माइलस्टोन है जो किसिंग डिस्टेंस एकदम सामने खड़ा है, आसान शब्दों में हमारे। ये है मोमेंटम, ये है लिक्विडिटी का जलवा। अब आज देखना होगा। मैं एक चीज बस, बाकी मार्केट्स पे ज्यादा नहीं उतरूंगा। मार्केट्स का मोमेंटम स्ट्रांग है। इस मोमेंटम में जैसे अपन लोग कुछ देर पहले चाचा भतीजा निफ्टी इसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, तो गाबा सर ने क्या कहा था? ब्लू स्काई टेरिटरी है। ब्लू स्काई टेरिटरी मतलब अनचार्टर्ड है भाई, बाजार इस टेरिटरी में कभी गए ही नहीं है। तो ऐसे ब्लू स्काई जोन के बाजार पे आप लक्ष्यांक नहीं साधते, टारगेट्स नहीं रखते। आप क्या करते हो? इस मोमेंटम को राइड कर सकते हो बढ़िया स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस अपने हाथ में, अपना रिस्क है। उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अपने पास वो स्टॉप लॉस है। उसी को आप बस एडजस्ट करते रहिए, ट्रेल करते रहिए। वही तरीका है इस तरह के स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ड्रिवन मोमेंटम को प्ले करने का, और कोई विकल्प नहीं है अपने पास। बहुत बढ़िया मूव बन रहे हैं। बस एक चीज हाँ जो मैं कहना चाहता था, जो मैं वॉच आउट करूंगा, फ्राइडे को 14,000 करोड़ रुपए की एफआईआई की बाइंग हुई थी कैश मार्केट में। अब तक की 8th हाईएस्ट रही है 17,000 करोड़ रुपए की। लेकिन फ्राइडे को सरप्राइज आंकड़ा था। हाँ, एक रीजन था कि फुटसी की रीबैलेंसिंग हो रही थी, जिसमें इंडिया सेंट्रिक इनफ्लोज आने थे 1 बिलियन के। 1 बिलियन मतलब 8-8,500 करोड़ रुपए। भाई उसके ऊपर भी 5-6 हजार करोड़ रुपए आए ना, तो कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई। कुछ लोग मानते ऐसा है कि फेड की वो मैसिव आधा % कट के बाद लिक्विडिटी का टैप्स और खुल गए और उभरते बाजारों की तरफ वो पैसा चैनलाइज हो रहा है। अगर तो ये सही है तो इस हफ्ते, आज जरूरी नहीं है कि आज भी एफआईआई की बाइंग है, लेकिन अब इंस्टेंसेस ऐसे आने चाहिए कि एफआईआई लीड कर रहे हो इस मार्केट्स को। तब वो कन्विक्शन आएगा कि वो टैप भी खुल गया लिक्विडिटी का। हमारा डोमेस्टिक तो चाहे वो डीआईआईज हो, रिटेल पार्टिसिपेशन हो, तो बढ़िया था ही था। एक एफआईआई का टैप खुल गया तो वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो उस आंकड़े को आज शाम के भी डिकोड करना जरूरी होगा। इस हफ्ते के उन आंकड़ों पे मैं पैनी नजर रखूंगा। बाकी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजारों में। वोडाफोन आइडिया पे बातचीत मुझे नहीं लगता करनी चाहिए, अपन बहुत बार कर चुके हैं, चैनल पे बहुत डिस्कस हो रहा है। उसकी जगह जिसने इंडस टावर्स पूछा है उस पर जरूर चर्चा करना बनती है। आज ज्यादा बेहतर चार्ट्स मेरे ख्याल से इंडस टावर के थे। वोडाफोन आइडिया तो एक समय 10% के सर्किट पे था, सर्किट खुला 11-12% तक गया, उसके बाद सब ठंडा पड़ गया मामला। हो गई कॉन्फ्रेंस कॉल, कुछ निकल के आया। फिर वही होप्स हैं कि सरकार के पास जाएंगे और सरकार कुछ रियायत वगैरह दे देगा। इंडस टावर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हालांकि आज सुबह एक सिटी की रिपोर्ट तो बाय कर रही थी कि कभी डिप्स आएंगे, हम खरीदार हैं। बात सही है कि इंडस टावर्स की डिविडेंड डोल आउट तगड़े हैं। लास्ट 2 सालों के देखिएगा आप, और लास्ट ईयर के वो बायबैक जोड़ लीजिए, तो डोल आउट से तगड़े दे रही है कंपनी। तो यील्ड बढ़िया है, तो वो कुशन करती है जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है। तो अब तो इसके बड़े एस्टैब्लिश प्रमोटर हो गए, कोई कंसर्न नहीं है कि ओवरहैंग की को प्रमोटर्स का माल बिकने आएगा। अब तो भारतीय एयरटेल मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन चुके हैं, तो पेरेंटेज बड़ा स्ट्रांग हो गया है मेरे लिए। अच्छी डिविडेंड डील, अच्छा पेरेंटेज, अच्छा बिजनेस मॉडल। पर इसमें एक कंसर्न है, इसीलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ज्यादा बेहतर मानूंगा। जो होल्ड करे हुए हैं, सिटी जैसे ब्रोकरेजेस की माने तो 500 तक के लक्ष्य बढ़िया है, अपसाइड है, मतलब बेसिकली वो टारगेट तो वही बताएं। मेरे लिए कंसर्न क्या है? वोडाफोन आइडिया की उस कॉन्फ्रेंस कॉल से कुछ मीठी निकल के नहीं आया मेरे लिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि एजीआर का तो हमने वैसे भी अपने केपेक्स में कैलकुलेशन नहीं कर रखे थे, तो वो एडिशनल है, उसका हमने पहले अपने कैलकुलेशन बना नहीं रखे थे। मेरे लिए इशू ये है वोडाफोन आइडिया से दो तरह के, उनसे जो बकाया आना है उसको लेकर, और दूसरा उनसे जो धंधा आना है। भाई इंडस टावर क्या है? टावर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
एक टावर खड़ा करा, उस टावर खड़ा करने के बाद जितनी टेनेंसी आई उतना फायदा। जितनी टेनेंसी आई मतलब उस पर किसी जियो ने अपना डिश लगा दी, उस पर किसी भारती ने, उस पर किसी वोडाफोन ने। वोडाफोन नहीं सस्टेन करा तो मेरी टेनेंसी उस टावर की रिड्यूस हो जाती है, सीधे धंधे पे भी इम्पैक्ट है। तो थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड है सरकमस्पेक्ट, सोच समझ के फूक फूक के। कोई कनपट्टी थोड़ा लगाए कि इंडस टावर खरीद लो, इससे अच्छी क्लैरिटी भारती एयरटेल है, भारतीय हेक्साकॉम है ना, उससे बेहतर क्लैरिटी। तो इंडस टावर जिनके पास है उनके लिए होल्ड है एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर कोई मीनिंगफुल डिप्स आ रहे होंगे तो सोचेंगे समीकरण, हर चीज एक भाव पे अच्छी लगती है, तो डिप्स आ रहे होंगे तो भाव पे बिल्कुल अच्छी लग रही होगी, तब सोचे जाएंगे। अभी कोई जरूरत नहीं है। 12 महीने के प्राइस टारगेट होंगे 400, 450, 450, 500 ब्रोकरेजेस के। जब होगा होगा थोड़ा सा एनालाइज क्लोजली करने की जरूरत इन डेवलपमेंट्स को, वोडाफोन आइडिया रिलेटेड, क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्रिकॉशंस होंगे इंडस टावर पे। अननेसेसरी वोलेटिलिटी से हमें और आपको जूझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। जहां तक महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात है, एक मिनट, मेरे लिए, अब मैं तो नहीं कहूंगा, मैं जो होल्ड कहता हूं, कभी कभी बातचीत में बाय सेल कहता हूं, इसको प्लीज आप लोग ये सोच के बात सोचिएगा कि आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे। मैं सिर्फ अपने व्यू शेयर कर सकता हूं, स्टॉक के फंडामेंटल्स और कहानी सुना सकता हूं आपको बेहतर तरीके से। करना क्या है ये आप डिसाइड करोगे, लेकिन शायद कहानी अपने आप में लीड करे आपको कहीं। महिंद्रा एंड महिंद्रा गजब का मल्टीबैगर। इसी साल की शुरुआत का समय था जब मेरे ख्याल से सब 1000 रुपीज वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक कामकाज कर रहा था, और आज 3000 के ऊपर बढ़िया कामकाज करता हूं। इस तरह का मल्टीबैगर बना हुआ है, पर एट 3000 क्या समीकरण बिगड़ रहे हैं। महिंद्रा महिंद्रा के साथ अच्छी चीज ये हुई, इसका एसयूवी का पोर्टफोलियो, एसयूवी का चलन बहुत बड़ा। पता है आप लोग पता नहीं ऑब्जर्व करते नहीं करते अपने आसपास। मुंबई में मैं अपनी हाउसिंग सोसाइटी में ऑब्जर्व करता था, 90% एसयूवीज उस टाइम पे, एक्सयूवी 500 की कहानी है। मतलब हर लेन पे 2-3 एक्सयूवी 500 हमारी सोसाइटी में खड़ी रहती थी। तब से मैं नोटिस कर रहा था, रोड्स पे रियलाइज करने लगा कितनी एक्सयूवी 500 का ट्रैक्शन पिकअप हो रहा था। उससे समझ में आ रहा था महिंद्रा महिंद्रा ने क्या फ्लैगशिप प्रोडक्ट उतारा है अपना। 700 थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, अब उसमें कह रहे हैं कि लेसर बकेट साइज के प्रोडक्ट्स उतारेंगे, तब देखा जाएगा। लेकिन इस कंपनी ने उस एरा में करा क्या, इसकी सेल्स जो बढ़ रही थी उससे कहीं ज्यादा, मेरे ख्याल से सेल्स 20-25% की सालाना दर से बढ़ी है पिछले 2-3 साल को पकड़ ली। प्रॉफिटेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा 75% के आसपास बढ़ी। अगर जिन्होंने हमारे साथ मार्केट गुरुकुल करा था वो सेशन जो अपन ने एजुकेशन इनिशिएटिव रखा था, उसमें क्या था, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी उससे ज्यादा बढ़ रही है, तो बाजार वैल्यूएशंस और बेहतर देगा। वो है परफेक्ट मल्टीबैगर की रेसिपी। तो ऐसे में ईपीएस बढ़ रहा होगा, बेहतर पी मल्टीपल मिल रहे होंगे, और इसीलिए स्टॉक रीरेट करेगा। हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस समय मेरे लिए होल्ड होता वो स्टॉक, कोई लेटडाउन के इंडिकेशंस नहीं है। महिंद्रा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो 700 का जो लेसर टिकट साइज प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर आ रहे हैं इस तरह के कुछ 700 के, डबल बोलते हैं 700 बोलते नहीं, 500 700, वो देखने की जरूरत होगी। और इंपॉर्टेंट है कि अब होल्ड इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ग्रीन शूट्स विजिबल है रूरल इंडिया में। और वो ग्रीन शूट विजिबल होना शुरू कब हुए थे, जब आपको याद होगा क्वार्टरली अर्निंग्स आना शुरू हुई थी एफएमसीजी कंपनीज की। ज्यादातर हर एफएमसीजी कंपनी ने सीएनबीसी आवाज चैनल पे, अगर आपने इंटरव्यू सुने हो, सबने ये मेंशन करा था कि रूरल साइड पिकअप करना शुरू कर गई। कई लोग तो ये बोल के कहते हैं रूरल अर्बन से बेहतर कर रहा है, और ये महिंद्रा महिंद्रा को बड़े स्वीट स्पॉट पे ले आता है, क्योंकि इनके लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एसयूवीज के बाद प्रोडक्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है ट्रैक्टर्स, जिसके लिए महिंद्रा महिंद्रा ओरिजिनली जानी जाती थी, और ट्रैक्टर्स की रियलाइजेशन गजब के होते हैं। तो अब शायद इस साल का सेकेंड हाफ जो है, इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही जो है, वो ट्रैक्टर्स का बेहतर ट्रैक्शन लेकर आए। मॉनसून भी बढ़िया पड़े हैं, रूरल की रिकवरी ऑन पाथ है, तो इसीलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरे ख्याल से एक स्वीट स्पॉट पे आज भी काउंटर बैठा हुआ है। पीछे देखेंगे तो डर जाएंगे, 1000 का 3000 हो गया है, पर ब्रोकरेजेस तो अभी भी बुलिश है, 3400 3500 के लक्ष्यांक के साथ, टारगेट्स के साथ। वो अपनी जगह उनके टारगेट्स होंगे, पर स्वीट स्पॉट पे महिंद्रा एंड महिंद्रा मैं होल्ड करना पसंद करूंगा इस काउंटर।
कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस KIMS। सर इसके साथ थोड़ा सा, अगर आपने पिछले कुछ दिनों से स्टॉक्स देखे होंगे तो थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट हो गया है। मतलब ओवर एक्साइटमेंट कह लीजिए, वैल्यूएशंस कैच अप हो रहे होंगे। बहुत तगड़े एक तरफा मूव KIMS ने डिलीवर करे। तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनके लिए तो कुछ टेलविंड्स बची हैं, पर ऐसा हैविंग सेड दैट ऐसा नहीं है कि अपने पीयर से महंगा हो गया है। इसके पीयर्स कोई अपोलो कोई मैक्स अभी भी बहुत तगड़े वैल्यूएशन प्रीमियम कमांड करते हैं, वो करते रहेंगे, क्योंकि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे ये रीजनल प्लेस है। KIMS सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसी ज्योग्राफीज पे ज्यादा प्रेजेंट है। ये कोशिश कर रहे हैं बेंगलुरु, मुंबई में थाने, मतलब इस तरह के लुक्रेटिव मार्केट्स पे अब उतरने की, पैर जमाने की। तो उस एक्सपेंशन को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत होगी। पर कृष्णा इंस्टीट्यूट का तगड़ा केपेक्स है, मतलब इन हॉस्पिटल कंपनीज के लिए केपेक्स मतलब कितने बेड्स ऐड करेंगे, और मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 सालों में जितनी कैपेसिटी करंट है उससे 50-60% कैपेसिटी और ऐड करने का मन बना रहे हैं। इसीलिए KIMS जैसे काउंटर्स जो हैं शायद होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस तरफ का एक तरफा मूव आ गया इस काउंटर में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फ्रेश एंट्री, खैर फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव केपेक्स कर रहे हैं, दो इश्यूज हो जाते हैं मेरे लिए। बहुत एग्रेसिव केपेक्स के बाद मार्जिन डाइल्यूशन का थोड़ा सा नियर टर्म में खतरा आएगा। भाई आप ओपेक्स केपेक्स तगड़ा करोगे, नए हॉस्पिटल जब आएंगे तो उस पर ओपेक्स भी तगड़ा होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी तगड़े पड़ेंगे, तो मार्जिन डाइल्यूटिव होंगे। जब हॉस्पिटल्स अपनी फुल ऑक्यूपेंसीज पे ऑपरेट करना शुरू करेंगे तब मार्जिन एक्रेटिव बनेंगे। तो ये बीच का फेज किसी भी एग्रेसिव केपेक्स वाली कंपनी से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और किम्स के साथ एक इशू और है, वो गिरवी रखे प्रोमोटर्स के शेयर्स। वो एक हमेशा निगलिंग वरी रहा है स्टॉक मार्केट के लिए, पर स्टॉक जब एक तरफा चाल दिखा रहा है तो इस समय तो वो कंसर्न है नहीं, लेकिन राह पे रखना है। इसीलिए नियर टर्म चैलेंजेस इस एग्रेसिव केपेक्स के बीच में देखते हुए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। और हैंड ओवर हार्ट, वैसे तो हॉस्पिटल्स में अगर पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है तो आपके पास मार्की नेशनल नेम्स हैं। अगर कोई ठंडा ही होना है स्टॉक तो क्यों ना कोई अपोलो और कोई मैक्स में आप ज्यादा फोकस करें, वो इंटरेस्टिंग बेट्स हो सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि हद तक कूल ऑफ होंगे, क्योंकि वो बहुत रिचली वैल्यूड काउंटर्स है। इसीलिए होल्ड है फ्रेश एंट्री के। इन केस ठंडा पड़ रही है हॉस्पिटल एज अ पॉकेट, तो फिर आपके लिए बेहतर विकल्प होंगे। सूर्य यादव कह रहे हैं सर नमस्कार, गोल्ड फंड्स वर्सेस, ये मैं उसमें आया यूट्यूब में, गोल्ड फंड्स वर्सेस इक्विटी फंड्स कितना एलोकेशन होना चाहिए, प्लीज गाइड। गोल्ड को हमेशा हेज की तरह ट्रीट करोगे आप तो ज्यादा बेहतर पोर्टफोलियो होगा कंस्ट्रक्शन। कभी आप ओवरबोर्ड नहीं जाओगे, और एक प्योर प्ले हेज की तरह। अब इसके लिए कोई, वो बेसिकली आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज पे डिपेंडेंट है, आपके पोर्टफोलियो ओवरऑल एलोकेशंस पे, कंस्ट्रक्ट पे डिपेंडेंट है। पर कहा जाता है, थंब रूल ये कहता है कि 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी एलोकेटेड टुवर्ड्स गोल्ड। अब गोल्ड ETF के थ्रू या जैसे भी आप लेना चाहो, वो गोल्ड में एलोकेशन कहा जाता है, पर उसको हमेशा हेज की तरह, ओवरबोर्ड नहीं जाने का। आज गोल्ड चल रहा है तो आपने पोजीशन को बढ़ा दिया, ऐसा नहीं मानते लोग। वो कहते हैं 10% पोर्टफोलियो एलोकेशन हमेशा रखिए गोल्ड में, डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी के तौर पे। बताओ डाइवर्सिफिकेशन, तो आपके पास डेट का एक्सपोजर है, आपको इक्विटी का एक्सपोजर है, आपको गोल्ड का एक्सपोजर है। जब ये पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इक्विटी का ठंडा पड़ेगा तो आमतौर पर ऐसा होता है कि गोल्ड पोर्टफोलियो, क्योंकि वो समय होता है ग्लोबली कूल डाउन का, स्लो डाउन का, इकोनॉमी ठंडी पड़ने का, तो उस टाइम पे आमतौर पे गोल्ड आउटशाइन कर जाता है, तो वो आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में एक ब्यूटीफुल मिक्स बनता है। तो कोई थंब रूल नहीं है सूरज सर, लेकिन ये बेसिक तरीका है गोल्ड के एलोकेशन को लेकर। अनुराग गौतम सर कह रहे हैं PSU बैंक्स आर ट्रेडिंग एट बुक वैल्यू, इज इट गुड टाइम टू बाय? They've always been trading below book value, at par आए थे, पर बैंक्स में इफ यू हैव नोटिस्ड सर, पैसा चैनलाइज हो रहा है लार्ज कैप्स की तरफ, कोई प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की तरफ, क्योंकि FIs के फ्लोज हैं इस समय जो मोमेंटम को ड्राइव कर रहे हैं ऑफ लेट, है ना। और FIs जनरली मार्की प्राइवेट बैंकिंग नेम्स में पैसा डालते हैं। इसीलिए आपने किसी HDFC बैंक को,
इसीलिए रह रहे कि किसी आईसीआईसीआई बैंक को गजब आज ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि फ्राइडे को 4% 5% चल गया था आईसीआईसीआई बैंक जाते जाते, तो थोड़ा सा आज ऐसा भी ठंडा हुआ, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा था। एक्सिस बैंक वगैरह में इसमें आपने पैसा ऑफ रेट चैनलाइज होता हुआ देखा है। जब तक वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से रिटेल का पार्टिसिपेशन था तो वो सरकारी बैंक्स भी आउट परफॉर्म कर रहे थे, डोमेस्टिक फंड से ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे। मुझे लगता है इस फेज में ज्यादा बेहतर अगर कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आज भी लुक्रेटिव है ये प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, इवन कोटक वगैरह। तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, इनमें से कुछ और सब मीडिया स्पॉट्स में ये मैं कई बार कह चुका हूं, ये प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स सारे फंड मैनेजर, इवन देसी फंड मैनेजर्स की भी गो टू पॉकेट है इस समय, क्योंकि वही वो पॉकेट है जब वैल्यूएशंस का आज भी कंफर्ट मिल रहा है। बिकॉज बाजार में आपको याद होगा कई सारी पॉकेट्स मूल्यांकन के फ्रंट पे कंफर्ट दे नहीं रही है, इसीलिए रह रहे कि वो आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है बैंक्स में। तो मेरे लिए शायद वो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ज्यादा बेहतर विकल्प होंगे। और सरकारियों में टाइम टू टाइम की बात है, एसबीआई हमेशा से पोर्टफोलियो का, कोर पोर्टफोलियो का होल्डिंग होना चाहिए था। इस समय परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, अदरवाइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्योंकि अब कूल ऑफ हो गया है, 70 प्लस वाला 50 ऑड के आसपास कामकाज कर रहा है, पर आप जबरदस्ती घुस के वेट करो, इससे पहले पीएसयू की टेलविंड मिले तब एंटर करो तो ज्यादा बेहतर है। जिसपे टेलविंड है, जो दिख रही है पॉकेट स्वीटर उसमें, और जो कोर पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स बनती हैं सबकी, उन प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स पे इसमें दाव लगाना मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रियांशु कुमार रे कह रहे हैं गुरुकुल क्वेश्चन मार्क। मैं समझा नहीं आपका सवाल। अगर आपने, मैंने गुरुकुल की चर्चा मार्केट गुरुकुल की कर दी थी, तो कुछ समय पहले सीएनबी से आवाज ने एक वीकेंड प्रोग्रामिंग करी थी जिसमें देश के जाने माने एक्सपर्ट जुड़े थे हम सबको मार्केट्स के फंडामेंटल सिखाने के लिए। तो जब मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की रीरेटिंग की बात कर रहा था तो मुझे गुरुकुल सेशन की याद आई थी। मेरे ख्याल से आशीष चतुर्मोता साहब के साथ वो सेशन हुआ था जेएम फाइनेंशियल के। उन्होंने बताया था कैसे मल्टी बैगर्स स्पॉट करना, कौन से स्टॉक्स मल्टी बैगर्स बनते हैं इस बाजार में। मैं उसी पर्सपेक्टिव में महिंद्रा एंड महिंद्रा की चर्चा कर रहा था। जहां तक आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात है सर, है ब्यूटीफुल कंपनी। मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस में वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न रेशियोज इसके पास है, इसके पास और एप्टस के पास। आधार और एप्टस इसीलिए रह रहे कि बहुत तगड़े आउट परफॉर्मेंस और इसीलिए बहुत तगड़े मल्टीपल्स कमांड करते हैं प्राइस टू बुक पे। आपको याद होगा जब हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस का दिखा रहे थे मल्टीपल्स के 3 टाइम्स पे आ रहे हैं, तो आपको याद होगा एप्टस और आधार उससे बेहतर मल्टीपल्स पे फिर भी नजर आ रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि इसके रिटर्न रेशियोज, इनके रिटर्न रेशियोज बेस्ट इन क्लास है। रेवेन्यूज हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बढ़िया उछाल आधार का देखने को मिला है। बेसिकली आधार है क्या, अफोर्डेबल हाउसिंग की फाइनेंसिंग कंपनी है। और जब से मेरे ख्याल से आधार को कुछ समय पहले ब्लैकस्टोन ने एक्वायर करा था, उसके बाद इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधरा, इनके ग्रोथ नंबर्स इंप्रूव होते हुए नजर आए, इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई थी। उसके बाद से बाजार ने इसको रिवॉर्ड करना शुरू करा था, उसके बाद ये स्टॉक री रेट होता हुआ नजर आया था। और मैं फ्राइडे को चर्चा कर रहा था, लेंडर्स, एनबीएफसीज, वो जो सिक्योर्ड लेंडिंग करती हैं वो इस बाजार में आउट परफॉर्म कर रही हैं। अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाली सारी एनबीएफसीज कूल ऑफ हो रही है। शायद एनवायरमेंट को लेकर कंसर्न्स हैं, जिसको अभी वो फ्यूजन माइक्रो ने बहुत ब्यूटीफुली उस वीकेंड में हाईलाइट कर दिया है, उससे और चिंता बढ़ गई है। तो सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ पैसा बढ़ रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सिक्योर्ड लेंडर्स हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा स्वीट स्पॉट पे नजर आएंगे आपको। बढ़िया 20-21 स्टेट्स में इसका प्रेजेंस है, तो उस लिहाज से धंधा बढ़िया है। और एक चीज और है आधार के साथ, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टीसीएस ने क्रिएट करा हुआ है। ये मैं लास्ट को एक इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट आई थी उससे पढ़ रहा था, अब तो टाइम हो गया शायद उस रिपोर्ट को, वो टीसीएस ने खड़ा करा हुआ है। और कहते हैं जब इनके साथ एनबीएफसी के साथ बड़ा कंसर्न होता है, रेगुलेटरी सबसे बड़ा कंसर्न, तो टीसीएस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया उसमें रेगुलेटरी जो भी चेंजेस आते हैं बहुत इजीली अडैप्ट कर लेती है कंपनी, तो उसके फेवर में जाता है, बहुत फ्लेक्सिबल है उस लिहाज से कहा जाता है। जिसके पास है बढ़िया होल्ड करें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने थोड़ा बहुत सबको रीरेट भी कर दिया है, तो इस समय होल्ड की सलाह होगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट अपने मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हाइस के आसपास आके खड़ा हुआ है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जब इसके पियर्स को एलआईसी, कैनफिन पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। वैल्यूएशन वाइज तो बढ़िया रिवॉर्ड कर रहा है बाजार, लेकिन अपने हाईस पे खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट स्ट्रेच्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेश एंट्री की तो इस समय बाजार में
जिनके साथ है उनके साथ राइड करना बेहतर है, और जहां सेक्टोरल पॉकेट्स को टेलविंड मिल रही है उनमें एंट्री करना है, जैसे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को मिल रही है, उन पॉकेट्स को डाल। चलिए एक सवाल और। ये जयेश, नेस्को इंडिया को ट्रैक करे हुए टाइम हो गया थोड़ा सा। एक काम करूंगा, कल जब बैठूंगा तो मैं लिख लेता हूं, मैं इसलिए लेके आता हूं नेस्को इंडिया पे, फिर जरा मैं चेक कर लूं जरा। बहुत दिन हो गए ऑन एयर चर्चा नहीं करी नेस्को इंडिया की। लास्ट चर्चा करी थी जब इनके पास एक नया लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब तो बहुत टाइम हो गया उस बात को, तो लीज रेंटल के बाद से उसके बाद फॉलो अप नहीं करा मैंने। एक बार इसके फाइनेंशियल का टटोल लेता हूं, तो कल एक बार अपन लोग इस पे बातचीत कर लेंगे। शुभम कुमार कह रहे हैं पीएनजी ज्वेलर का क्या करें। शुभम जी, आई गेस होल्ड करिए। बहुत अब रीजनल प्लेस में अपने पास 3 विकल्प आ गए हैं। सेंको गोल्ड उधर लार्जली ईस्ट इंडिया साइड का, ये आ गया वेस्ट इंडिया महाराष्ट्र सेंट्रिक, खासतौर पे पुणे सेंट्रिक पीएनके आरडीएल, और थंगम ऑयल वो साउथ का धंधा। मैं कुछ दिन पहले मेंशन कर रहा था, कल्याण की चर्चा कर रहा था कि कल्याण शायद अपनी वैल्यू क्रिएशन जर्नी में एक रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि मिड पॉइंट पे आके खड़ा हुआ। उसके पीछे, वो रिपोर्ट के पीछे के रीजन तो नहीं, अपने लॉजिक मैंने रखे थे, कैसे वो पाए बढ़ रहा है और कैसे उस पाए में, पाए मतलब ओवरऑल धंधा ज्वेलरी स्पेस का, और उसमें अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज के शिफ्ट से और टेलविंड मिल रहे हैं। पर ये स्टॉक जिनको आईपीओ में लगा हुआ है उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी राइड कर रहे हैं उनके लिए मेंशन कर रहा हूं। मुझे लगता है ज्वेलरी एज अ स्पेस को होल्ड करना है। वो जो के शेप रिकवरी है, वो के का जो ऊपर का पार्ट है लग्जूरियस आइटम का, उसके स्पेंड लगातार बढ़ ही रहे हैं। ये देश एक उस तरह के गजब के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। उसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इस वीकेंड पे थे, कैसे कोल्ड प्ले के कंसर्ट के लिए लोग लाइन लगाए हुए थे, और उसके बाद वो ब्लैक मार्केट के आंकड़े देख के तो मैं डर ही गया हूं। आज एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर की हेडलाइन कहती है कैसे सिर्फ ऐसा नहीं कि मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां बिक रही हैं, उनमें भी उनके जो अल्ट्रा प्रीमियम, उबर प्रीमियम कहते हैं अपन, 1.5 करोड़ से ऊपर की मर्सिडीज की कार्स, उनकी सेल्स ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर रही है, उसका शेयर बढ़ रहा है। ये देश उस तरह से गेम चेंज कर रहा है। तो मुझे लगता है ज्वेलरी स्टॉक्स, अच्छी पेडिग्री की ज्वेलरी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए होल्ड है। अब ये हो सकता है कभी पीएन गाडगिल आपका अनकंफर्टेबल हो रहा हो तो आप किसी और कंपनी में स्विच करें, वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है ज्वेलरी एज अ स्पेस का पोर्टफोलियो में एक्सपोजर मस्ट है। जेके टायर्स लास्ट ले रहा हूं सर, इसके बाद समेटता हूं। अब आपकी बाइंग का लेवल तो नहीं पता मुझे, ट्विटर पे है ये, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है जेके टायर। मेरे ख्याल से लार्जली एक कंसोलिडेशन जोन में है, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी इसलिए इंटरेस्ट अच्छी, मतलब ये टीबीआर में है। टीबीआर अपन कहते हैं ट्रक और बस रेडियल्स, और उसमें भी जो प्रीमियम सेगमेंट है उसी को ये कंपनी लार्जली केटर करती है। दूसरा, ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के टायर्स बनाती है, ओईएम्स वाला धंधा हो गया। जेके टायर्स मुझे ज्यादा पसंद आता है क्योंकि 60% इसके रेवेन्यूज रिप्लेसमेंट बाजार से आते हैं, और रिप्लेसमेंट बाजार में ध्यान रखिएगा हमेशा रियलाइजेशन ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि अदरवाइज ओईएम्स तो इनको स्क्वीज कर लेती हैं। यानी कि ऑटो कंपनीज, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कंपनी, इनसे जब डायरेक्टली डील करते हैं तो कम मार्जिन में माल बेचना होता है, पर उनको लॉन्जिटिविटी देता है धंधे की, विजिबिलिटी देता है। पर क्योंकि 60% इसके रेवेन्यूज आते हैं ये सेकेंडरी मार्केट से, इसीलिए इस कंपनी के लिए बड़ा अच्छा है, रिप्लेसमेंट मार्केट से रियलाइजेशन इंप्रूव रहते हैं। एक चीज और है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जेके टायर्स के लिए वैल्यूएशंस के फ्रंट पे बहुत कंफर्ट है। ये अपने किसी भी पीयर से 30, 40, 50% डिस्काउंट पे वैल्यूएशन पे आज भी ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से लास्ट मैंने जब चेक करा था, एक बार आप लोग भी देखिएगा, किसी भी पीयर से वैल्यूएशन के फ्रंट पे सस्ता ट्रेड कर रहा है। इसकी मेक्सिको की जो सब्सिडरी थी वो रिसेंट रिजल्ट में दिक्कत कर गई थी, जिसके चलते स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया, ऊपर से ठंडा पड़ गया था। पर इन्होंने अपने रिजल्ट्स के बाद कहा था कि वहां पे इलेक्शंस वगैरह थे, वहां का करेंसी के फ्लक्चुएशंस थे, और ये खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो सब नॉर्मलाइज हुआ है तो सेकेंड हाफ अच्छा रहेगा। तो गिवन अगर मान ले मैनेजमेंट की बात, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन फ्रंट पे कंफर्ट है और होल्ड करना चाहिए। वैसे मुझे डायरेक्टली टायर स्टॉक्स पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा पसंद आते नहीं, क्योंकि मैंने देख रखा है जेके टायर्स हमेशा से, आज की कहानी नहीं है, हमेशा से अपने पीयर्स से वैल्यूएशन के फ्रंट पे डिस्काउंट पे रहा है। तो मैं कहने के लिए कह दूं कि कंसोलिडेट पीयर्स से डिस्काउंट का कंफर्ट है, लेकिन ये हमेशा डिस्काउंट पे ही ट्रेड करा है। मैंने जब भी नोटिस करा है तो डिस्काउंट पे ट्रेड करता है।
बस ये है कि बिजनेस अच्छा है, कंफर्ट है, इसीलिए होल्ड है। मुझे अगर ऑटो ऑटो एंसरी स्पेस पे बेट लेना ही है तो मैं किसी ओईएम के पास जाऊंगा, मुझे कंफर्ट किसी ओईएम पे ज्यादा आएगा, या फिर कोई बढ़िया ऑटो एंसरी कंपनी जिसका ना सिर्फ इंडिया, बहुत सारी ऐसी ऑटो एंसरी कंपनी है जिनके प्रेजेंस मल्टीपल ज्योग्राफीज में, ग्लोबल क्लाइंटेल, वो ज्यादा बेहतर अप्रोच होगा ऑटो की टेलविंड्स को प्ले करने का। पर ठीक है, जिसके पास जेके टायर है मुझे लगता है लॉजिकली होल्ड, लेकिन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करिएगा, वो भाई साहब आपको बहुत बढ़िया बताएंगे। चलिए, कल मुलाकात होती है 3:30 बजे। आज के शो को यहीं समेटते हैं। सी यू।